कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं दांदान के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड के साथ। सो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम ओकारुन को देखते हैं जो जीजी के ऊपर बैठा खुद को ही चोट पहुंचाया जा रहा था। जीजी ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उनके नीचे से वो अर्थवॉर्म झपट्टा मार देता है। जीजी सही वक्त पर मोमो और ओकारुन को वहाँ से दूर हटाकर बचा लेता है। इवन वो फिगर आउट करता है कि ये क्रीचर उनकी करी गई आवाज पर रिएक्ट कर रहा है, बट जब वो लोग कुछ बोल रहे हैं उस वक्त ये कुछ नहीं करता। मीन्स वो यहाँ पे गाना तो गा सकते हैं बट नाच नहीं सकते। जीजी ये सब अपने दिमाग में सोच रहा होता है। इतने में ओकारुन फिर से खुद की जान लेने की कोशिश करता है, पर जीजी ओकारुन के बिल्कुल पास ही बैठा था तो वो उसे तुरंत रोक लेता है। पर इस बार ओकारुन जीजी से खुद की जान लेने की रिक्वेस्ट करता है, जो सुनकर जीजी को कुछ विजुअल आने लगते हैं, जिसमें उसके स्कूल से घर आते ही वो अपने पेरेंट्स को खिड़की से टंगा हुआ देखता है। जीजी तुरंत ऊपर जाकर उनकी रस्सी काट दोनों के पास पहुंचता है और उसकी माँ जीजी के चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा मुझे मर जाने दो, जो सेम बात अभी ओकारुन ने भी कही है। पर विजुअल के आखिरी में जीजी एक छोटे बच्चे को देखता है जो उससे मुंह फेरकर खड़ा था। दूसरी तरफ मोमो के हाथों एक ग्लास पीस लगता है जिसे वो अपने अंदर घुसाने वाली थी, पर तभी मोमो के चेस्ट पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जिससे उस ग्लास से मोमो को चोट नहीं लगती। टर्बो ग्रैनी जीजी को गालियां देते हुए जल्दी से ओकारुन और मोमो दोनों को टेप से बांधने को बोलती है, बिकॉज मोमो उस ग्लास पीस को लगातार खुद पर स्टैप करे जा रही थी, जिससे वो ग्लास पीस टर्बो ग्रैनी के और अंदर घुसे जा रहा था। उनको बांधने के बाद जीजी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जिसमें टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है ये सब उन साइकिक वेव्स की वजह से हो रहा है जो उस अर्थवॉर्म के पास से आ रही है। इन साइकिक वेव्स की वजह से घर के अंदर रहने वाले लोग को बार बार आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, जिस वजह से इन दोनों का ये हाल है। ये सुनकर जीजी को डाउट होता है तो वो ग्रैनी से पूछता है कि अगर यही वजह है तो मुझ पर इन वेव्स का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी जीजी से कुछ कहने जा रही थी, उससे पहले मोमो अपनी साइकिक पावर से उन ग्लास पीसेस को खुद की ओर खींचती है, जिससे जीजी और ग्रैनी दोनों को चोट लग जाती है। मोमो की इस हरकत की वजह से जीजी सीधा जाकर उस अर्थवॉर्म के सामने जा गिरता है। जीजी इस पॉइंट पर आकर बिल्कुल हार मान जाता है, पर तभी उसको दोबारा उसी बच्चे के विजुअल आते हैं, जिसके बाद जीजी फट जाता है। पहले वो मोमो को उन ग्लासेस से बचाता है, फिर जीजी उन तीनों को साथ उठाकर घर से भागता रहता है, पर उसकी आवाज से वो अर्थवॉर्म भी लगातार उनका पीछा करता रहता है। जीजी इतना वेट लेकर दौड़ने की वजह से अनबैलेंस हो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, पर दूसरी तरफ मोमो और ओकारुन रेलिंग के ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं। जीजी वक्त रहते आकर उन दोनों को रोक लेता है, तभी वो अर्थवॉर्म उन पर बिल्कुल पास से अपनी साइकिक वेव्स फेंकता है, जिससे जीजी की आंखें धुंधला जाती है और उसे अपने विजुअल में फिर से वो बच्चा दिखता है। पर जीजी की आंख खोलते ही वो उसके सामने एक अजीब से चेहरे वाले स्पिरिट को देखता है, जो सामने खड़ा उन्हें साइकिक वेव से बचा रहा था। जीजी उस स्पिरिट को देख के कुछ समझ नहीं पा रहा था। ठीक उसी वक्त मोमो और ओकारुन दोनों को होश आता है। जीजी दोनों की रस्सी खोल उन्हें यहाँ की सिचुएशन समझाने लगता है, बट मोमो के उस स्पिरिट के बारे में पूछते ही वो स्पिरिट अपनी मुंडी घुमाकर उन तीनों को घूरता है, जो देख मोमो जीजी ओकारुन तीनों की फट जाती है। तीनों उसके चेहरे की ओर घूरते हैं, पर तभी टर्बो ग्रैनी चिल्लाते हुए उन्हें उस स्पिरिट इविल आई की आंखों में देखने से मना करती है, बिकॉज इविल आई अपनी आई साइट की मदद से किसी को भी सेल्फ डैमेज करने को मजबूर कर सकता है। जो सुनकर मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है, एक मिनट, ये सेम एबिलिटी तो उस अर्थवॉर्म के पास भी है ना? जिसके जवाब में टर्बो ग्रैनी उसे कहती है हाँ, और इसीलिए इविल आई और अर्थवॉर्म की पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। इस बीच मोमो नोटिस करती है कि वो अर्थवॉर्म इस वक्त अपनी जगह से नहीं हिल रहा, इसलिए वो ओकारुन से कहकर उस अर्थवॉर्म की मार देती है। पर ओकारुन के इस हमले का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल वो अर्थवॉर्म वापस से रिजेनरेट हो जाता है। ऊपर से इस हमले की वजह से ओकारुन भी उनसे दूर चला जाता है। वो अर्थवॉर्म अब और स्पीड के साथ उन पर हमला करता है, पर वक्त रहते वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जीजी भागते भागते उस इविल आई को गालियां दे रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए। इतने में इविल आई जीजी से लिपट कर उसे कुछ विजुअल दिखाने लगता है, जिसमें 3 छोटे बच्चे बहुत मजे से खेत में खेल रहे होते हैं, पर दूसरी ओर एक सफेद बालों वाला छोटा लड़का एक जेल में बंद था, जो हर दिन उन बच्चों को खेलते हुए बड़े प्यार से घूरता रहता। और कुछ वक्त बाद तो वो भी उन बच्चों की तरह खुशी से नाचने लगा। पर एक दिन कुछ प्रीस्ट और कीटो फैमिली की हेड लेडी उस बच्चे को वोल्केनो इरप्शन के बीच ले जाकर बांध देते हैं और दूर से अपनी चैंटिंग शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ वो लावा धीरे धीरे उस बच्चे के और पास आता रहा, जिसकी गर्मी से उसकी रस्सियां तक जल गई। पर आखिरी वक्त में भी वो बच्चा सिर्फ एक बात कहता रहा, बस एक पल के लिए ही सही, पर उनके साथ खेलना चाहता था। अगले दिन उस जगह कुछ लोग आकर चेक करते हैं कि वो बच्चा ठीक से जला कि नहीं, और अब वो बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जल चुका था, और कुछ कौवे आकर उसकी लाश को खा रहे थे। इच्छा पूरी ना होने के कारण मरने के बाद भी वो बच्चा एक प्योर सोल में बदल जाता है और उसी विलेज के एक घर में आँख खोलता है, जहाँ बिल्कुल उसकी उम्र का ही एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था।
पहली बार इतने पास से अपनी उम्र का बच्चा देख व्हाइट बेबी उसकी ओर देख के मुस्कुराता है, पर उसके अगले पल ही उस बच्चे के पेरेंट्स अपनी जान दे देते हैं। हमारा बेबी कुछ समझ नहीं पाता और उसके पीछे मुड़ते ही वो एक दूसरी फैमिली को देखता है, जहाँ भी बिल्कुल उसकी उम्र का एक छोटा लड़का अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता रहा है। बट सर्कल रिपीट्स अगेन। हमारा व्हाइट बेबी उसकी ओर देख के मुस्कुराता है और उसकी फैमिली भी गुजर जाती है। बट इस बार व्हाइट बेबी अपने नीचे कुछ लाइट वेव्स नोटिस करता है। व्हाइट बेबी डरी हुई हालत में पीछे घूमता है और वो खुद को दोबारा एक दूसरी फैमिली के साथ देखता है। पर इस बार उस फैमिली का लड़का व्हाइट बेबी को देखते ही डर से अपने फादर से चिपक जाता है, जो देख व्हाइट बेबी उसे खुश करने के लिए खुद का चाइल्डहुड डांस परफॉर्मेंस करता है। बट इस बार भी उसके नीचे वही येलो लाइट चमकती है और उस बच्चे के पेरेंट्स भी गुजर जाते हैं। पर इस पॉइंट पे आकर व्हाइट बेबी समझ जाता है कि ये सब कुछ उन लाइट वेव्स की वजह से हो रहा है। कुछ वक्त बाद कीटो फैमिली की हेड लेडी उस बच्चे को देखने आती है और अगले ही पल वो बच्चे को उनकी ग्रेट जायंट सर्पेंट लॉर्ड का ऑफरिंग बना देती है, जिससे उस बच्चे की सफरिंग भी खत्म हो जाए और उनका विलेज भी सुरक्षित रहे। जो बात सुनते ही व्हाइट बेबी को सब याद आ जाता है कि इसी औरत ने उसे भी ऑफरिंग में दे दिया था। हेड लेडी बच्चे को उसी के घर में बंद कर पूरे घर को जमीन में गाड़ देती है, जिससे किसी को कोई सुराग ना मिले। व्हाइट बेबी उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है, पर वो रस्सियां नहीं खोल पाता। उस लड़के को ना बचा पाने के दर्द से और उस औरत से बदले की भूख लेकर व्हाइट बेबी उस बच्चे के साथ फ्यूज्ड होकर इविल आई में बदल जाता है। और ये सब कुछ इविल आई अपनी विजुअल पावर से जीजी को दिखाता है। मोमो जीजी को वापस सेंसेस में लाकर इविल आई को उसके कंधों से दूर करती है, बट जीजी उसे कहता है मोमो रुक जाओ, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा, वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है, वही है जो इतने समय तक ये सब सहता रहा। और ये बोलते ही जीजी उस फ्लोर से नीचे कूदकर इविल आई के ह्यूमन बॉडी को ढूंढने लगता है। मोमो जीजी के पीछे पीछे नीचे जाने लगती है और इसी दौरान वो नोटिस करती है कि वो लोग जितना नीचे जा रहे हैं उनके आसपास के घर भी उतने पुराने होते जा रहे हैं। मतलब हेड लेडी ने यहाँ पर और भी कई बच्चों को घरों के अंदर ही गाड़ दिया था। दूसरी ओर जीजी भागता भागता इविल आई के कमरे के सामने जा पहुँचता है, जहाँ उसे बचपन में कैद कर रखा था। बिना वक्त गवाए जीजी के दरवाजा खोलते ही उसकी पहली नजर सामने बंधी इविल आई की बॉडी पर जाती है, जो उसी के बालों से घिर चुकी थी। जीजी के तुरंत बाद मोमो भी वहाँ पहुँचती है और वो तो इविल आई की रियल बॉडी देख के पूरी चौंक जाती है। जीजी इविल आई के पास जा उसे बात करने लगता है, पर पीछे से टर्बो ग्रैनी उसे इविल आई की बॉडी से दूर रहने को बोलती है, बट जीजी उसकी नहीं सुनता और उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिस बीच वो अर्थवर्म पूरे घर को इलेक्ट्रीफाई कर देता है, जिससे जीजी मोमो दोनों घुटनों पर आ जाते हैं। इवन वो अर्थवर्म तो उनके ऊपर अपना स्टिकी लिक्विड गिराने लगता है, जिससे मोमो जमीन से चिपक जाती है। दूसरी ओर अब हम ओकारुन को देखते हैं, जो उन इलेक्ट्रिक शॉक से पैरालाइज होकर एक घर की रूफ टॉप पर लेटा था। मोमो किसी तरह उस स्टिकी गम से खुद को छुड़ाकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, पर उसके बुलाने पर भी जीजी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि जीजी फिर से इविल आई के कुछ विजुअल देखने लगता है। पर इस बार जीजी आँख खोलते ही खुद को इविल आई के ओरिजिनल केज में देखता है, जहाँ जीजी के सामने इविल आई अपनी ह्यूमन बॉडी में बेजान पड़ा था। जीजी सबसे पहले तो उससे माफी मांगता है, क्योंकि इतने समय तक जीजी इविल आई से डरता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था उसके पेरेंट्स की ये हालत इविल आई ने करी है। पर दूसरी ओर इविल आई ने इतने समय तक अकेले ये सब सहा। व्हाइट बेबी जीजी के बातों के बीच ही साथ खेलने की जिद करता है, जो सुनकर जीजी उसके पास आकर कहता है ठीक है चलो खेलते हैं, हम दोनों साथ मिलकर बहुत खेलेंगे और खूब मजे करेंगे, जब तक तुम चाहो मैं तब तक तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। और जीजी के ये बोलते ही इविल आई एक इविल स्माइल के साथ कहता है आखिरकार तुमने ये बोल ही दिया। और अगले पल इविल आई जीजी की बॉडी पर हावी होने लगता है। टर्बो ग्रैनी बाहर से जीजी को बहुत गालियां देती है कि तूने मेरी बात नहीं सुनी वगैरह, अब भुगत। और तभी अर्थवर्म फिर से उनको इलेक्ट्रीफाई कर देता है, जिससे मोमो इस बार फुली पैरालाइज हो जाती है। इतने में वो अर्थवर्म उनके घर की छत तोड़कर अंदर घुसकर मोमो की ओर बढ़ने लगता है, पर उसके मोमो को खाने से ठीक 1 सेकंड पहले जीजी अपने एक मुक्के में उसको सुला देता है, जिसके अगले पल जीजी अपनी एक किक से उसका सर खोल देता है। मोमो जीजी को पीछे से पुकारती रहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि इविल आई जीजी की बॉडी पर कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेता है। जीजी को ट्रांसफॉर्म होता देख मोमो को समझ नहीं पाती। इतने में इविल आई मोमो को अपनी एक रिवर्स किक से हिट करता है, जिससे वो सीधा दीवार से चिपक जाता है। इविल आई मोमो को फंसा कर फिर से पेलने वाला था, पर तभी वो अर्थवर्म उन पर अपना इलेक्ट्रिक शॉक मारता है, जिससे इस बार उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि इविल आई ने सही वक्त पर खुद के सामने प्रोटेक्ट शील्ड लगा दी थी, जिससे मोमो भी बच गई।
एविल आई अपने आसपास के कॉर्स एनर्जी से एक स्पिरिट बॉल बनाता है और उसे इतनी तेज किक करता है कि वो बॉल अर्थवर्म की बॉडी पर छेद करके निकल जाता है और एविल आई ये लगातार करता रहता है, जिसके चलते वो अर्थवर्म मजबूरन वापस जमीन में घुस जाता है। जीजी का ये रूप देखकर मोमो पूरी चौंक जाती है, पर फिर टर्बो ग्रैनी उसे कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि सेइको के इतने हिंट्स देने के बावजूद तुम समझ नहीं पाई कि वो लड़का जीजी एक जीनियस है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बगैर जीजी की फिजिकल स्ट्रेंथ भी एक अलग ही लेवल पर है और इसीलिए एविल आई जीजी को काफी वक्त से अपना वेसल बनाना चाहता था। मोमो को ग्रैनी की इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि जीजी उसके साथ ग्रेड स्कूल तक भी बिल्कुल नॉर्मल था, जिसमें ग्रैनी उससे कहती है हर इंसान का खुद का अलग अवेकनिंग टाइम रहता है। तुम भी तो कुछ समय पहले तक एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी ना। खैर अब बाकी सब कुछ भूल जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारे सामने जो स्पिरिट खड़ा है वो हमारी साइड तो बिल्कुल नहीं है। जो बात पूरी होते ही एविल आई मोमो की और अपना स्पिरिट बॉल फेंकता है। मोमो अपनी पावर से किसी तरह उस बॉल को रोक लेती है, पर अगले ही पल एविल आई मोमो की दूसरी ओर आकर सीधा उसके रिब्स पर मारता है, जिससे मोमो की हालत बहुत खराब हो जाती है। मोमो लास्ट अटैक की वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पाती, जिसका फायदा उठाकर एविल आई उस पर अपना फाइनल ब्लो मारता है। मोमो अपनी मौत से बस एक कदम दूर थी, पर लास्ट मोमेंट पर ओकारुन उस बॉल को हवा में ही रोक लेता है और एविल आई की आंखों में देखकर कहता है, कमीने, तूने मोमो चैन को परेशान करा, अब देख मैं तेरी मम्मी को कैसे परेशान करता हूँ। और इसी के साथ दंदन सीजन 2 का एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आज से घंटी बजा देना। मिलते हैं आपसे कैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।